हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यूनिट 10 देखेंगे। यूनिट 10 जिसमें आयोग पूछा जाता है। आप 2020 का और 2021 का प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे तो यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन 2020 में भी आए हैं और 2021 में भी आए हैं। तो यहाँ के 10 क्वेश्चन में से आपको टारगेट करके चलना है 8 क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ से आपको 8 क्वेश्चन टारगेट करके चलना है। आज हमारा पहला टॉपिक है निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, किस भाग में, संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? यह है भाग 15 में। तो ये भी याद रखिएगा कि निर्वाचन आयोग आपका कैसा आयोग है? यह है संवैधानिक आयोग। ठीक है, ये हो गया आपका संवैधानिक आयोग, क्योंकि इसके बारे में कहाँ दिया हुआ है? संविधान में दिया हुआ है भाग 15। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 324 से जाएगा आपका 329 का तक। ठीक है, जो आपका 329 का है ये निरसित हो चुका है, मतलब हट चुका है, डिलीट हो चुका है, इसलिए 324 से लेके 329 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 324 से लेके 329 तक, भाग 15। ठीक है, संविधान के भाग 15 में है निर्वाचन आयोग। ठीक है, आगे देखते हैं। असत्य कथन है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, तो ये सही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी सही है। क्यों मनाया जाता है 25 जनवरी को? क्योंकि निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी को हुई थी। ठीक है, अगर कथन कारण में भी पूछा जाता है, जैसे कि ये क्या हो गया आपका? ये कथन हो गया, कथन, और कारण है, मतलब 25 जनवरी को मनाते हैं मतदाता दिवस, उसका कारण क्या है? कि स्थापना हुई थी निर्वाचन आयोग की। तो कथन कारण में भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 का विषय या थीम क्या थी? वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं। ठीक है, तो ये भी सही है। तो असत्य कथन इनमें से कोई नहीं, सारे सत्य हैं, इसलिए आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हो गया, असत्य कथन का चुनाव करें। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, तो ये सही जवाब है। ठीक है, बहुत सुकुमार थे हमारे प्रथम निर्वाचन आयुक्त। प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त वीएस कांता देवी थी, तो ये गलत है। ये कौन थी? वीएस रमा देवी। ठीक है, रमा देवी जी थी 1990 के टाइम में, तो ये याद रखना है। फिर वर्तमान निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है, तो ये सही है। तो ये आपको बेसिक क्वेश्चन है। प्रथम कौन से थे? सुकुमार सेन। पहली महिला निर्वाचन आयुक्त रमा देवी। ये सारे जो हैं, ये सारे हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहे हैं। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है? राजीव कुमार। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे यहाँ 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? एक है आपके अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, एक अनूप चंद्र पांडे है, और जो दूसरे हैं वो हैं अरुण गोयल। ठीक है, तो राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन से हैं? अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। ठीक है, तो इसमें से आपका असत्य कौन सा हो गया? असत्य देखना है हमें, तो ये है केवल 2। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? 324 में आप देखेंगे कि 324 इकलौता नहीं है, उसमें 1 2 से लेके कहाँ तक जाता है? 6 तक जाता है। ठीक है, 324 6 तक, तो इसलिए याद रखना है। तो इसमें पूछा है 324 का संबंध किससे है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल से। तो एक चीज याद रखिएगा, आपका जो कार्यकाल है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कितना है? 6 साल या 65 साल, जो भी पहले आ जाए। और उसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, ये सही आंसर है आपका। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते, वेतन कितना है? जितना कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जज का है। तो जो ये दोनों चीजें हैं, ये संविधान में नहीं दी गई हैं। ठीक है, याद रखना है, संविधान में नहीं दी गई हैं, मतलब अनुच्छेद में नहीं दी गई हैं, किसी भी अनुच्छेद में। ये क्या लिखा हुआ है कि जो अपना संसद है वो विधि द्वारा तय करेगा कि कार्यकाल कितना होगा और वेतन भत्ते कितने होंगे। तो इन दोनों के लिए अलग से अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त का एक अधिनियम है, अधिनियम 1991। तो 1991 में जाके हमने कार्यकाल और वेतन भत्ते के बारे में
एक अधिनियम बनाया है। ठीक है, संविधान में इसकी चर्चा नहीं है, ये याद रखना है। तो 324 का संबंध किससे है? सिर्फ नियुक्ति से है। तो हो गया केवल 2। नियुक्ति के अलावा भी आप और चीजें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या याद रखना है कि 2 जो आंसर है वो गलत है, तो इसलिए 324 का संबंध नियुक्ति से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका केवल 2 आंसर है और यहाँ सिर्फ नियुक्ति की बात की गई है। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे नियुक्ति। वैसे भी याद रखना है कि ये क्या है? संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद है तो जितने भी संवैधानिक पद होते हैं आप देखेंगे कि सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो इसलिए भी याद रखना है कि राष्ट्रपति करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, और जो अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी भी राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सही कथन का चुनाव करें। आप देखेंगे कि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही लिए हैं, क्योंकि 2020 और 21 में बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी पैटर्न में, इसीलिए मैंने अभी ऐसे सारे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, ये देखते हैं। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान है, तो ये सही है। कहाँ प्रावधान मिलेगा? ये मिलेगा आपको अनुच्छेद 324(2) में। तो ये याद रखना है, 324(2) किससे रिलेटेड है? निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त से। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त से संसद द्वारा प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। तो यहाँ पे आपको शब्द आराम से पढ़ने हैं। ये क्या लिखा हुआ है? संसद द्वारा प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो ये संसद द्वारा नहीं है, ये भी संविधान में ही लिखा है। ठीक है, संविधान में ही कहाँ पे लिखा है? ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 324(4) में। ठीक है, ये याद रखना है। 324(4) में लिखा हुआ है किसके बारे में? प्रादेशिक आयुक्त के बारे में। और प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? ये नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति जी ही करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति जी ही करेंगे। तो याद रखना है जो अपने मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति, उसके अलावा जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति, और जो अभी हमने क्या पढ़ा? प्रादेशिक आयुक्त हैं उनकी भी नियुक्ति कौन कर रहा है? सब राष्ट्रपति ही कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति ही कर रहे हैं। ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त है, ये कहाँ मिलेंगे आपको? अनुच्छेद 324(2) में मिलेंगे, और अनुच्छेद 324(4) में मिलेंगे प्रादेशिक आयुक्त। ठीक है, ये याद रखना है। जो आपका अनुच्छेद 324(3), इसके बारे में देखते हैं। 2 में क्या है? मुख्य आयुक्त हो गया, निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, इनकी संख्या नहीं दी हुई है लेकिन यहाँ पे, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर प्रादेशिक आयुक्त, ये 324(4) में हो गए। तो 324(3) में क्या है? 324(3) में आपको मिलेगा कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त जब हम ऐड करेंगे किसमें? अपने निर्वाचन आयोग में, तो आपका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, ठीक है, जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा वही क्या होगा? वही अध्यक्ष होगा। मतलब उन तीनों में जो अध्यक्ष होगा वो कौन हो गया? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, ये किस में लिखा हुआ है? ये आपके संविधान में ही लिखा है कि अध्यक्ष कौन होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त अध्यक्ष होगा, जब हम अन्य निर्वाचन आयुक्त ऐड कर देंगे निर्वाचन आयोग में। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 324(1) के अनुसार निर्वाचन आयोग को किसके निर्वाचन का कार्य नहीं दिया गया है? ठीक है, ये नहीं वर्ड याद रखिएगा यहाँ पे छोटा सा। तो मैंने आपको अभी कौन कौन से अनुच्छेद बता दिए? 324(2), फिर 324(3). 2 में क्या हो गया? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में, नियुक्ति के बारे में है। फिर 324(3) में क्या हो गया कि अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं तो लेकिन अध्यक्ष कौन होगा? उनमें से अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होगा। 324(4) में क्या बनाया है हमने? 324(4) में क्या पढ़ा हमने? प्रादेशिक आयुक्त के बारे में। ठीक है, अब 324(1) में क्या लिखा हुआ है? ये निर्वाचन आयोग के बारे में है कि निर्वाचन आयोग निर्वाचन किसका किसका करवाएगा? राष्ट्रपति का करवाएगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति करवाएगा, संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को करवाएगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों करवाएगा। तो किसका नहीं करवाएगा? राज्यपाल का नहीं करवाएगा। ठीक है, राज्यपाल का वैसे भी इलेक्शन होता नहीं है, तो इसलिए इलेक्शन आपका करवाएगा नहीं निर्वाचन आयोग। तो किसका निर्वाचन का कार्य ये याद रखना है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान
परिषद। ये आपके कितने हो गए? 6 हो गए। ये आपको याद रखना है। अलग कलर से देख लेते हैं। 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। आपके जो ये 6 हो गए ना टोटल, इनकी कौन कराएगा इलेक्शन? ये कराएगा निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये याद रखना है। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इसमें मिक्स नहीं करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो इसलिए याद रखना है। ये आपके सिर्फ 6 ऑप्शन हैं जो कि सही हैं, जिनका चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। आगे देखते हैं। निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल कौन निर्धारित करता है? ये निर्धारित करते हैं अपने राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 324(5) में। ठीक है, 324(5) में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सीधे सीधे ये नहीं लिखा हुआ है कार्यकाल कितना होगा, 6 साल होगा या 5 साल होगा, ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जो संसद है, संसद विधि द्वारा बताएगी कि कितना होना चाहिए कार्यकाल और सेवा शर्तें क्या होनी चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से फिर अपना प्रेसिडेंट जो है वो डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो निर्धारित करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन किसके द्वारा? जो संसद की विधि बन के आएगी ना, उसके द्वारा। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल याद करके चलना है। कार्यकाल होता है 6 साल या 65 साल। ठीक है, जो भी पहले आए। चलिए आगे देखते हैं। सत्य कथन बताइए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी आधार पर हटाया जाएगा जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही है बिल्कुल। इनका जो आधार है किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद हो गया आपका 324(5). मैंने बताया ना सेवा शर्तें हैं इसी में, आप कब तक सेवा दे सकते हैं। तो जो कार्यकाल है वो तो सीधे सीधे नहीं बताया गया है, कार्यकाल नहीं बताया गया, लेकिन जो आपका हटाने का है प्रोविजन वो इसमें दिया गया है। कैसे हटा सकते हैं? उसी आधार पे जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको जैसे हटाते हैं, सेम उसी तरह किसको हटाएंगे हम? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। ठीक है, ये याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। लेकिन किसको? सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। यहां पे हम अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात नहीं कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको कैसे हटाते हैं? संसद, इसमें इसके लिए संसद और विधानसभा से विशेष बहुमत प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें ये आपका जो विधानसभा है ये गलत है। ठीक है, विधानसभा से नहीं प्राप्त होना चाहिए, सिर्फ संसद से प्राप्त होना चाहिए। तो सत्य कथन कौन सा है? केवल एक। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज का कैसे होता है? एक तो संसद के दोनों सदनों से पास होता है और 2/3 मेजॉरिटी, आपका 2/3 बहुमत प्लस 50%, ये आपका जो विशेष बहुमत होता है, विशेष बहुमत, इसके द्वारा हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। और सेम उसी तरह हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। याद रखना है, इससे सिर्फ किसको हटा सकते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। यहां पे जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इसी 324(5) में क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ अन्य निर्वाचन आयुक्त सिर्फ और सिर्फ कब हटा सकते हैं? राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। और कब हटा सकते हैं? जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो अपने मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, क्या करें? सिफारिश करें। ठीक है, सिर्फ इन्हीं की सिफारिश पे इनको निकाला जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उनको कैसे करेंगे? उनको तो संसद हटाएगी, सेम उसी प्रोसीजर से जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाती है। लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनके बारे में याद रखना है कि इनको कैसे हटा सकते हैं? बस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी सिफारिश देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए आधार क्या हो सकता है? आधार तो संविधान में 2 आधार बताए गए हैं। ठीक है, वही दोनों आधार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हटाने में भी यूज होंगे। ठीक है, तो आधार पहला क्या है? एक है साबित कदाचार, साबित कदाचार, और दूसरा है अक्षमता। ठीक है, तो एक हो गया साबित कदाचार और दूसरा अक्षमता। इन दोनों बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? संसद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है।
बहुमत कितना चाहिए, हमें विशेष बहुमत चाहिए 2/3 प्लस 50%। कहाँ चाहिए, सिर्फ संसद से चाहिए, विधानसभा से नहीं चाहिए, सिर्फ संसद से चाहिए। ठीक है, ये याद रखना है। और इसमें जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है वो कब हटेंगे, वो हटेंगे जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश देंगे। 224(5) में ही ये सारी चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सत्य कथन बताइए। अनुच्छेद 324(5) में राष्ट्रपति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें कभी भी परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपके 324(5) में लिखा हुआ है कि एक बार जब नियुक्ति हो जाएगी, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अपने निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी जब एक बार नियुक्ति हो जाएगी तो उसमें आप अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते, संविधान में ही लिखा हुआ है। तो आप क्या है, बाद में परिवर्तन नहीं कर सकते, पहले चेंजेस कर लीजिए, लेकिन एक बार नियुक्ति हो गई तो आप उसके बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। 324(5) में लिखा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को कभी भी पद से हटाया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है, क्यों? क्योंकि संविधान की अगर बात करें तो संविधान में सीधे सीधे लिखा है कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके अलावा इनका जो कार्यकाल है, ठीक है, कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाए। ठीक है, तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष किसके थ्रू है, ये 1991 में हम जो एक अधिनियम लेकर आए थे उसमें लिखा हुआ है। और इसके अलावा अगर हटाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2 आधार दिए गए हैं, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी बेस पे हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं। और आधार जो 2 हैं, अक्षमता और साबित कदाचार, सिर्फ उन्हीं आधारों पर हटा सकते हैं। तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो असत्य, तो यहाँ पे आपको सत्य कथन बताना है, तो इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर देखिएगा कि आपका आंसर कौन सा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप एक बार फिर वीडियो देखिएगा। ठीक है, ये कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष है, तो कभी भी पद से नहीं हटाया जा सकता। इसके अलावा अगर हटाना है तो आपको 2 आधारों पे हटा सकते हैं। ठीक है, सेम जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को, और उसके बाद आपका विशेष बहुमत से पास होना चाहिए संसद से। ठीक है, आगे देखते हैं। असत्य कथन बताइए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, तो ये सही है आपका। कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 324(3) में। मैंने आपको बताया 2 में क्या लिखा हुआ था, आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और उसके अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। ठीक है, 3 में ये लिखा हुआ है कि अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त जब हम अपॉइंट कर देंगे तो फिर जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा वही अध्यक्ष बनेगा, मतलब अध्यक्ष इसी को बनाएंगे। ठीक है, फिर निर्वाचन आयुक्तों को से किसी मुद्दे पर सहमति ना बनने पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा किया गया निर्णय मान्य होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। क्यों? हमने संविधान के हिसाब से अध्यक्ष तो बना दिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, लेकिन जो आपकी शक्तियां हैं, शक्तियां वो क्या की हैं, वो सबको बराबर बांटी हैं। ये याद रखना है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस कर दिया है, मतलब शक्तियां बराबर है। तो अगर जैसे अभी करंट में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। ठीक है, एक अपने हो गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 कौन हो गए, अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो अगर इन तीनों में किसी बात पे सहमति नहीं बनती तो हम फिर बहुमत के आधार पर फाइनल डिसीजन लेंगे। ठीक है, बहुमत के आधार पर, मतलब ये दोनों, इन्होंने बोल दिया कि हाँ हमें ये काम करना है, और अपने मुख्य निर्वाचन आयुक्त नो बोल रहे थे कि नहीं ये काम नहीं करना है, तो फिर भी इनकी नहीं मानी जाएगी। मानी किसकी जाएगी, क्योंकि मेजोरिटी 2 लोग कहाँ तरफ जा रहे हैं, यस तरफ जा रहे हैं, इसलिए फिर मेजोरिटी ही मानी जाएगी, आपका बहुमत का निर्णय मान्य होगा। इसलिए ये कथन आपका हो गया गलत, ये याद रखना है। अध्यक्ष तो संविधान ने बना दिया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को बना देते हैं, लेकिन पावर सबको हमने बराबर दे दी कि उनकी नहीं चलेगी, सबकी बराबर चलेगी, बहुमत से डिसीजन लिए जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना है। तो असत्य कथन कौन सा हो गया, पहला आपका सत्य है, दूसरा असत्य है, केवल 2। ठीक है, आगे देखते हैं। असत्य कथन बताइए। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले आता है, तक होता है।
ये आपका 2020 और 21 दोनों पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, सेम क्वेश्चन। तो भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से, ये याद रखना है। ये चीज ऐसी है कि मतलब 6 साल या 65 साल कब से काउंट किए जाएंगे, जिस दिन से वो अपना पद ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। तो 6 साल 65 साल होगा, ठीक है। फिर एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय, यहाँ पे चुनाव आयुक्त की बात की गई है, मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकते हैं। यहाँ पे रिजाइन करने की बात आ रही है, ठीक है, रिजाइन करने की बात आ रही है। तो जब मैंने बताया कि आपके जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी शक्तियां किसके बराबर है, मतलब तीनों की जो पावर है, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त, तीनों की शक्तियां जो है वो बराबर है। इसलिए अगर रिजाइन भी करेंगे तो उनको देकर तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो किसको देकर करेंगे, वो रिजाइन करेंगे राष्ट्रपति को लिखित, चाहे आपका मुख्य चुनाव आयुक्त हो, ये भी याद रखना है। आपके मुख्य चुनाव आयुक्त अगर रिजाइन करेंगे तो राष्ट्रपति को संबोधित करके करेंगे, और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो भी अगर पद त्यागेंगे तो राष्ट्रपति को ही संबोधित करके करेंगे, ठीक है। तो असत्य कथन बताना है, इसमें से पहला वाला आपका सही है, दूसरा गलत है, तो ये हो गया आपका केवल 2, ठीक है। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इनमें से निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है। निर्वाचन नामावली तैयार करना ये है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना ये भी है, मतदाताओं के बीच जागरूकता को बढ़ाना ये भी है, दल परिवर्तन के आधार पर किसी सदस्य की निर्भरता तय करना, तो ये काम नहीं है, ठीक है, ये काम नहीं है निर्वाचन आयोग का। दल परिवर्तन किसके अंतर्गत आता है, दल बदल कानून के अंतर्गत आता है, दल बदल कानून, ठीक है। ये किस अनुसूची में है, ये है 10वीं अनुसूची में, ठीक है। तो दल बदल कानून के अंतर्गत जो आपके सदन का अध्यक्ष या सभापति होता है वो डिसाइड करता है कि सदस्य की मतलब सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी दल परिवर्तन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये दल बदल कानून आ जाता है, इसलिए यहाँ पे निर्वाचन आयोग का कोई काम नहीं रहता, ठीक है। इसके अलावा अगर इलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, इलेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तब जो आपका निर्वाचन आयोग है वो यहाँ पे एक्टिव भूमिका निभाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, सत्य कथन की जांच करें। 1989 से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा। से 1989 से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जा रहे हैं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि 1989 में किए तो गए थे, ठीक है। यहाँ पे अक्टूबर 1989 में 3 लोग हो गए थे, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ हमने क्या किया था, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त किए थे। लेकिन 1990 में हमने क्या किया था, इसे बंद कर दिया था, और फिर से 1 अक्टूबर 1993 फिर से हमने पुनः 3 लोगों को अपॉइंट करने लग गए, ठीक है। तो उसमें से एक था अपना मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 थे अन्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त तो 93 में हो गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 1989 से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जा रहे हैं, तो ये आपका हो गया गलत। नहीं, 1990 में क्या हुआ था, बंद कर दिया था हमने। फिर 1989 में SS धनोवा और VS सहगल नियुक्त किए गए अन्य निर्वाचन आयुक्त थे, तो ये आपका सही है। तो सत्य कथन की जांच केवल 2, ये याद रखना है। तो जब पहली बार हमने 1989 में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए थे, वो कौन कौन थे, एक तो थे SS धनोवा और VS सहगल, ठीक है, ये याद रखना है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित है, यह हम संविधान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या योग्यता निर्धारित है, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, भारतीय लोक सेवा का सदस्य हो, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये याद रखना है। ना ही संविधान में, ठीक है, ना ही संविधान में और ना ही किसी अधिनियम के थ्रू, तो ना ही संविधान में ना ही अधिनियम के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है, अपने जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए और उनके साथ साथ जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, इनकी जो योग्यताएं हैं वो निर्धारित नहीं है, मतलब किसी ने योग्यता निर्धारित नहीं कर रखी है अभी तक, और ये बहुत बड़ी आलोचना में आता है निर्वाचन आयोग की, ठीक है। आगे देखिए,
चुनाव के संबंध में संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति निहित है। ठीक है, चुनाव के संबंध में संसद द्वारा कानून, तो आपका जो अनुच्छेद 327 है, आपका संविधान का आर्टिकल हो गया अनुच्छेद 327, इसमें दिया गया है कि जो संसद है वो कानून बना सकती है, जैसे कि नामावली बनानी है निर्वाचन की, उसके अलावा परिसीमन आयोग हो गया आपका, परिसीमन आयोग वगैरह बनाना है तो वो कौन बनाएगा, आपकी संसद बनाएगी। ठीक है, तो 327 में दिया गया है किसके लिए, संसद के लिए। और जो आपका 328 है इसमें दिया गया है विधानसभा के लिए। विधानसभा भी सामान्य नियम बना सकती है। ठीक है, सामान्य नियम बना सकती है अपने यहाँ चुनाव को लेकर। ठीक है, सामान्य नियम बना सकती है। तो 328 में क्या दिया हुआ है, विधानसभा के लिए कि सामान्य नियम बना सकती है। और 327 में क्या दिया हुआ है कि संसद जितने भी नियम कानून हैं नामावली परिसीमन से लेके वो ये बना सकती है। इसलिए आप देखेंगे कि संसद ने बहुत सारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, उसके अलावा परिसीमन आयोग के लिए परिसीमन एक्ट बहुत बार बनाए हैं, मतलब टोटल 4 बार बनाए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका जनप्रतिनिधि कानून है 1951 का, वो भी बनाया है इसके अंतर्गत, तो ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं, मतदान की आयु किस संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष परिवर्तित की गई थी। तो कौन से संविधान संशोधन से की गई थी, 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1988 में, याद रखना है 1988 में हुआ था। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो तारकुंडे समिति थी, ठीक है, तारकुंडे समिति जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1975 में, उसने पहली बार ये क्या किया था, ये बोला था कि जो हमारी वोटिंग की आयु है वो 21 साल से घटा के क्या कर देनी चाहिए, 21 साल से घटा के 18 साल करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तारकुंडे समिति द्वारा क्या किया गया था, रिकमेंडेशन दिया गया था। फिर हमने 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा क्या कर दिया, इसको लागू कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति के निर्वाचन के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, निर्वाचन के अधिकार से संबंधित कौन सा है, यह है आपका अनुच्छेद 326। 326 मतलब आपका संविधान में सीधे सीधे बोला गया है कि क्या होगा, वयस्क मताधिकार होगा। वयस्क मताधिकार मतलब आप 18 साल से ऊपर हो जाएंगे और क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, तो आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ अयोग्यता के लिए आधार भी दिए गए हैं। ठीक है, आप अयोग्य कैसे हो सकते हैं, अगर आप अपराध में लिप्त हैं, ठीक है, किसी अपराध में हैं, किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनिवासी हैं, ऐसी कुछ आधार दिए गए हैं जिसके कारण आप क्या है, अपना मताधिकार उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अयोग्यता का आधार भी किसमें दिया हुआ है, 326 में। ठीक है, वोटिंग राइट जो है आपका, वोटिंग राइट कहाँ पे दिया हुआ है, ये है आर्टिकल 326 में। वयस्क मताधिकार है, आप वोट दे सकते हैं। और इसके साथ ही आपको अयोग्यता का आधार भी बताया गया है। ठीक है, कि आप कब अयोग्य माने जाएंगे, आप अगर अनिवासी हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या कोई अपराध किया हुआ है, ठीक है, तो आपको अयोग्य भी माना जा सकता है। इनमें से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। ठीक है, चुनाव आयोग से संबंध नहीं है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, आचार संहिता लागू करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, तो ये है आपका पहला केवल 1, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। इससे चुनाव आयोग का संबंध नहीं है। चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, अगर संसद की बात करें, ठीक है, संसद की बात करें लोकसभा और राज्यसभा के लिए, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, अधिसूचना जारी करेंगे राष्ट्रपति। और अगर विधानमंडल की बात करें, ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा के लिए, तो विधानमंडल के लिए कौन करेगा, राज्यपाल। तो अधिसूचना चुनाव आयोग जारी नहीं करता, वो राष्ट्रपति संसद में और विधानमंडल में राज्यपाल करते हैं। ठीक है, और आचार संहिता लागू करवाएगा, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करेगा। अनुच्छेद 325 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किन आधारों पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने से अपात्र घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो अपात्र घोषित कर सकते हैं। तो आपके 325 में दिया हुआ है आपको 4 पॉइंट, ठीक है, 4 आधार दिए हुए हैं। उन आधारों पर
केवल उन आधारों पर, यह भी याद रखना है, केवल उन आधारों पर आप क्या कर सकते हैं, अपात्र घोषित नहीं कर सकते, उसके अलावा कर सकते हैं। तो कौन कौन से 4 आधार हैं? धर्म, लिंग, जाति और मूल वंश। ठीक है, धर्म, लिंग, जाति और मूल वंश, ये चौथा हो गया आपका। तो इन चारों आधार पर हम अपात्र घोषित नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अपात्र घोषित कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं जन्म स्थान पर। ठीक है, जन्म स्थान पर कर सकते हैं, मतलब आपका कहीं और जन्म हुआ है, आप कहीं और के निवासी हैं, तो दूसरी जगह आप जाके वोट नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसलिए जन्म स्थान के आधार पे हम अपात्र घोषित कर सकते हैं। धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, इसके आधार पर हम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने के लिए अपात्र घोषित नहीं कर सकते। ये किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 325, मतलब संविधान में ही लिखा हुआ है। यही चीज मैंने आपको बताई थी कि अनुच्छेद 325 में अपात्र होने की आधार बताए गए हैं। ठीक है, अपात्र होने के आधार बताए गए हैं। ये नामावली के लिए है, नामावली के लिए है। और फिर अनुच्छेद 326 की बात करें तो ये मताधिकार के लिए है। ठीक है, मताधिकार के लिए, इसमें भी अयोग्य होने के आधार बताए गए हैं। ये याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। सही कथन का चुनाव कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर है और अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। तो ये याद रखना है कि इसमें से ये मुख्य जो वर्ड लगा हुआ है, मतलब हम यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं, उनके वेतन के बराबर है मुख्य चुनाव आयुक्त का। तो ये गलत, ऐसा नहीं है। ठीक है, और अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है, तो ये सही है। तो आपका कौन सा हो गया? केवल 2 सही है। ठीक है, इसमें जो आपका वेतन है वो याद रखना है। वेतन चाहे आपके मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें या अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें। मैंने बताया था कि पावर जो है, शक्तियां बराबर ही कर रखे हैं, तो इनका जो वेतन है ना वो भी बराबर है। किसके बराबर है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, तो यहाँ सिर्फ न्यायाधीश रहेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है वेतन। ठीक है, आगे देखते हैं। चुनाव आयोग की अर्ध न्यायिक शक्ति नहीं है। अर्ध न्यायिक मतलब वो थोड़ा सा काम जुडिशरी वाला भी करता है। संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देना। संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में ये कब होता है? मान लीजिए किसी का इलेक्शन है, वो गलत तरीके से जीता है अगर, तो उसके संदर्भ में राष्ट्रपति क्या लेगा? सलाह लेगा। किससे? ये सलाह लेगा आपके चुनाव आयोग से। विधानमंडल सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में राज्यपाल को, यहाँ पे भी अयोग्यता है, अयोग्यता के संदर्भ में राज्यपाल को सलाह देना, तो ये भी सही है। ठीक है, विधानमंडल के सदस्य गलत तरीके से जीता है तो राज्यपाल सलाह ले सकते हैं, ठीक है, चुनाव आयोग से। फिर राष्ट्रपति शासन के 1 वर्ष पश्चात उस राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए तात्कालिक परिस्थितियों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। जैसे राष्ट्रपति शासन कहीं पे लगा हुआ है तो 1 साल बाद चेक किया जाता है कि वहां पे आप चुनाव करवा सकते हैं कि नहीं। तो ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन भी चुनाव आयोग ही लेता है। फिर राष्ट्रपति को चुनाव आयोग क्या करता है? सलाह देता है कि हम चुनाव करवा सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये भी सही है। फिर राजनीतिक दलों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा सुनाना, तो ये 2 साल की सजा वजह नहीं सुनाता है, आचार संहिता के उल्लंघन करने पर दूसरे टाइप के दंड देता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए मतलब उनका प्रचार प्रसार रुकवा दिया, तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये गलत हो गया। तो ये इसकी अर्ध न्यायिक शक्ति नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। चुनाव में खड़े प्रत्याशियों को प्रचार प्रसार के लिए न्यूनतम कितने दिन प्रदान किए जाते हैं? जब नॉमिनेशन वापस लेने का टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद से जो मतदान करने का दिनांक होता है, तिथि, मतदान तिथि तक कितना टाइम मिलता है आपको? मिनिमम, यहाँ पे न्यूनतम की बात की गई, न्यूनतम 14 दिन दिए जाते हैं और इससे ज्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, 14 दिन दिए जाते हैं न्यूनतम, ये याद रखना है। सही कथन चुनिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो ये आपका गलत है, नहीं दी जा सकती, ये याद रखना है। परिसीमन आयोग का जो आदेश रहेगा न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। फिर परिसीमन आयोग द्वारा दिए गए आदेशों में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा संशोधन किया जा सकता है,
ये भी आपका गलत है। लोकसभा या राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती। याद रखना है, परिसीमन आयोग का जो भी आदेश रहेगा उसका संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर अब तक 5 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, तो ये गलत है। अभी तक सिर्फ 4 बार ही गठन हुआ है। ठीक है, कब कब? एक तो 1952। अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 82 में ये लिखा गया था कि प्रत्येक जनगणना के बाद, ठीक है, प्रत्येक जनगणना के बाद क्या होगा, हम परिसीमन आयोग बिठाएंगे और फिर वो बताएगा कि कितना कितना एरिया कम करना है, ज्यादा करना है किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है, 1952 में बनाया एक, फिर 1962 में बनाया, 1972 में बनाया, फिर उसके बाद सीधे 2002 में बनाया है। ठीक है, और उसके बाद अभी तक नहीं बनाया, तो हमने सिर्फ 4 बनाए हैं, ये याद रखना है। तो परिसीमन आयोग सिर्फ गठन कितनी बार हुआ है? 4 बार गठन हुआ है। अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग से संबंधित है। ठीक है, तो ये सही है आपका, सही कथन चुनना है। सही कौन सा है? आपका अनुच्छेद 82 वाला। ठीक है, 4 ऑप्शन सही है आपका, ये आपका परिसीमन आयोग से ही संबंधित है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी समिति चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है? ठीक है, चुनाव आयोग से संबंधित हम समितियों की बात कर रहे हैं। दिनेश गोस्वामी समिति, ये भी संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये भी है। तारकुंडे, ये भी है। ये भी मैंने बताया भी आपको कि इन्होंने ही बोला था 21 या 18 साल करनी चाहिए एज। कृष्णा अय्यर कमेटी नहीं है रिलेटेड। ठीक है, तो दिनेश गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता, तारकुंडे। इसके अलावा एक और समिति याद कर लीजिए, लिंग 2 समिति। तो ये आपकी जो 4 समिति हैं, चौथी, ठीक है, ये चारों समिति चुनाव आयोग से संबंधित है, तो ये याद रखना है। लिंग 2 स्पेशली कॉलेज में चुनाव से रिलेटेड है, ये तीनों चुनाव आयोग से सीधे सीधे रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ये क्या है? इंटरनेशनल एजेंसी है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ये है स्वीडन में। ठीक है, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम मुख्यालय, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और विधानसभा के किसी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? कब जब्त कर ली जाती है? जब वह कुल मतदान का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाया हो। ठीक है, ये याद रखना है, 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाया हो। जमानत राशि कितनी कितनी होती है? अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें तो ये होगा आपका 25,000, लेकिन ST SC के लिए ये कितना होगा? ये होगा 12,000। ठीक है, और अगर विधानसभा की बात करें, विधानसभा में, तो ये होगा आपका 10,000। ST SC के लिए कितना होता है? 5,000। ठीक है, ये जमानत राशि होती है। अगर आप 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाते कुल मतदान का, तो फिर ये आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी छोटे राज्य के प्रत्याशी के लिए लोकसभा चुनाव में खर्च सीमा कितनी है? ठीक है, लोकसभा चुनाव वो भी छोटे राज्य के लिए, तो ये कितनी है? ये है आपकी 75 लाख। ठीक है, और अगर बड़े राज्य की बात करें तो बड़े राज्य की है 95 लाख। ठीक है, ये लोकसभा की है, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। और अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में कितनी है सीमा? अगर छोटी है विधानसभा तो यहाँ पे है आपकी 28 लाख, 28 लाख, और अगर बड़ी है तो यहाँ पे है आपकी 40 लाख। ठीक है, ये चुनाव खर्च सीमा है। ठीक है, आगे देखते हैं, EPIC का पूरा नाम, ये क्या है आपका? ये है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये जो आपका पहला है, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, EPIC का पूरा नाम। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ऐसे ही जैसे हो गया आपका नोटा, इसका क्या है? नन ऑफ द अबव। इसके अलावा एक ETS याद कर लीजिएगा, ETS ये है आपका EVM ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, EVM ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। एक और हो गया आपका BLO, इसका फुल फॉर्म बूथ लेवल ऑफिसर। ठीक है, और अगर यहीं पे BLA आ जाएगा तो ये हो जाएगा बूथ लेवल एजेंट। ये सारे फुल फॉर्म याद रखिएगा।
आगे देखते हैं, ईवीएम का उपयोग सबसे पहले किस लोकसभा चुनाव में किया गया था। ठीक है, ये 2004 में किया गया था। ईवीएम, इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सबसे पहले 1982 में 1982 में केरल के पारूर विधानसभा चुनाव में इसका यूज किया गया था। ठीक है, सबसे पहले 1982 केरल पारूर विधानसभा। फिर 2004 के लोकसभा इलेक्शन में क्या किया गया? ईवीएम का यूज किया गया। ठीक है, यहीं पे वीवीपैट का देख लीजिए। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होगा? ये होगा वोटर वेरीफाइबल, फिर पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, तो हो गया वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट का फुल फॉर्म। सबसे पहले ये 2013 में यूज किया गया था। कहाँ? नागालैंड में, नागालैंड के एक छोटे से विधानसभा चुनाव में। फिर 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है, ठीक है, लोकसभा चुनाव, उसमें ये यूज किया गया था पूरी तरीके से। ठीक है, तो वीवीपैट का याद करना है। ईवीएम कब हुआ था? लोकसभा चुनाव 2004, वीवीपैट 2019। ठीक है, इसमें याद रखना है कि 7 सेकंड के लिए जो है आपको वो पर्ची दिखती है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होती है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था सीएजी के लिए। ठीक है, सीएजी के लिए पूछा गया था। तो छुट्टी मंजूर नामंजूर किस करने की शक्ति किस में होती है? ये राष्ट्रपति में होती है, याद रखिएगा। हमने क्या पढ़ा मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में? मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कितने साल के लिए? 6 साल या 65 साल इनका कार्यकाल। सबसे पहले तो ये याद रखना है। फिर रिमूव कैसे कर सकते हैं? ठीक है, पद से हटा कैसे कर सकते हैं? ये हटा सकते हैं सेम जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को। ठीक है, 2/3 बहुमत, उसके साथ साथ 50% वोट। ठीक है, और ये दोनों सदनों से पास होना चाहिए। इसके अलावा क्या है? 2 आधार है, सिर्फ 2 आधार, साबित कदाचार और अक्षमता। ठीक है, अगर इनको क्या देना है? रिजाइन देना है, तो रिजाइन किसको देके जाएंगे? राष्ट्रपति को देके जाएंगे। क्यों? क्योंकि नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं और रिजाइन किसको देके जाएंगे? पद त्याग करेंगे तो राष्ट्रपति को ही संबोधित करके जाएंगे। फिर याद रखना है कि जो अपने अन्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, वो शुरू में नहीं थे। संविधान में जरूर लिखा हुआ है 224(2) में, ठीक है, कि अन्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति जो है नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन शुरू में नहीं थे। कब आए हैं? 1989 में। 1989 में हमने 2 लोगों को अपॉइंट किया था। उसके बाद 1919 में फिर हटा दिया। फिर 1993 में हमने फिर 2 लोगों को अपॉइंट कर दिया और वो अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है, अन्य चुनाव आयुक्तों के बारे में याद रखना है कि इनकी जो शक्ति है वो क्या होती है? शक्ति बराबर ही है, मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर। लेकिन जब अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने की बात आती है, तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। लेकिन कैसे हटा सकते हैं? केवल और केवल जब मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो क्या करें? सिफारिश करें। ठीक है, ये याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ तभी हटा सकते हैं। फिर आर्टिकल देख लेते हैं। अनुच्छेद 324(1) में क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पे स्थापना है, स्थापना चुनाव आयोग की, और दूसरा क्या है? निर्वाचन आयोग के कार्य। ठीक है, किसका निर्वाचन करवाएगा? तो किसका करवाएगा? मैंने आपको 6 नाम दिए थे। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद। फिर 324(2) में क्या था कि एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो सकता है, उसके साथ साथ अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो यहाँ पे क्या आ गया? एक तो संरचना आ गई, संरचना के साथ क्या आ गया? नियुक्ति। ठीक है, फिर 324(3) में क्या है? 324(3) में ये था कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा आपका, वो क्या होगा? अध्यक्ष होगा। फिर 324(4) में क्या देखा था हमने? यहाँ पे हमने प्रादेशिक आयुक्त देखा था।
प्रादेशिक आयुक्त, ठीक है। 324 में क्या देखा था? 324(5) में हमने देखा था एक तो सेवा शर्तें, ठीक है, और कार्यकाल। इन दोनों के बारे में लिखा हुआ था कि संसद विधि द्वारा बनाएगी और फिर जो अपने राष्ट्रपति हैं वो डिटरमाइन करेंगे। उसके अलावा त्याग पत्र के बारे में इसी में है, ठीक है। त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति को दे सकते हैं। और उसके अलावा हटाने की प्रक्रिया, जैसे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाएंगे और जो अपने अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको कैसे हटाएंगे, ठीक है। फिर 324(6) में क्या था? 6 में है कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए। कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए कौन कराएगा? सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रपति करवाएंगे, ठीक है। केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। जब भी चुनाव करवाना होगा और चुनाव आयोग को कर्मचारी की जरूरत होगी तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है वो उपलब्ध कराएंगे कर्मचारी। ये किस में लिखा हुआ है? 324(6) में, ठीक है। अब 325 की बात करते हैं। 325 में क्या लिखा हुआ है कि धर्म, मूल वंश, लिंग और जाति, इनके बेसिस पे, इन आधार पे हम नामावली में अपात्र घोषित नहीं कर सकते, ठीक है। नामावली जो बनेगी तो उसमें अपात्र घोषित नहीं कर सकते इन चारों आधार पे, ये याद रखना है। फिर 326 में क्या बताया हमने? वयस्क मताधिकार। 18 साल के हो गए आप तो आपको वोट देने का अधिकार है। चेंजेस हमने कब किए हैं? 61वां संविधान संशोधन कब किया था? 1988 में, ठीक है। 21 से घटा के 18 साल कर दी। इसके अलावा अयोग्यता भी दी हुई है। अगर आप अपराध में लिप्त हैं या फिर अनिवासी हैं तो हम क्या करेंगे? आपको अधिकार, मताधिकार का जो है राइट नहीं मिलेगा। फिर 327 में था कि जो संसद है वो कानून बना सकती है, ठीक है, कानून बना सकती है चुनाव करवाने से रिलेटेड, ठीक है। फिर 328 में हमने पढ़ा था कि जो विधानसभा है वो नियम बना सकती है, ठीक है, वो नियम बना सकती है किससे रिलेटेड? नियम बना सकती है चुनाव से रिलेटेड। और फिर एक आर्टिकल पढ़ा था 329 में क्या है? न्यायालय के हस्तक्षेप के बारे में है, ठीक है, हस्तक्षेप के बारे में है। जैसे कि न्यायालय तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि जो आपका चुनाव आयोग है, ठीक है, चुनाव आयोग वो पिटीशन नहीं करेगा, ठीक है। मान लो न्यायालय को लग रहा है कि इलेक्शन जो है अच्छे तरीके से नहीं हुए हैं, लेकिन वो खुद से कुछ नहीं करेगा, ये लिखा हुआ है 329 में। वो कब कर सकता है कुछ भी? जब चुनाव आयोग खुद आके क्या करे? पिटीशन डाले वहां पे कि हाँ आप चेक करिए, ठीक है। उसके अलावा 329 में ये लिखा हुआ है कि जो परिसीमन है, परिसीमन आयोग का जो भी आदेश रहेगा उससे रिलेटेड न्यायालय में कोई भी हम याचिका वगैरह नहीं कर सकते, या न्यायालय क्या है? हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। तो 329 में न्यायालय के हस्तक्षेप के बारे में बताया गया है। फिर एक अधिनियम आपको देखना है, अधिनियम 1991 का है, जो आपके निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी सेवा शर्तों से रिलेटेड, ठीक है, जो आपके निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन सब से रिलेटेड सेवा शर्तों के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या है? एक तो है कि कार्यकाल कितना रहेगा, यहीं पे कार्यकाल बताया गया है। उसके अलावा सैलरी कितनी रहेगी, ठीक है, उसके अलावा सैलरी कितनी रहेगी, अगर उनको लीव छुट्टी चाहिए तो लीव कब कौन देगा, यहीं पे दिया हुआ है कि अगर रिजाइन करते हैं तो किसको संबोधित करके करेंगे। यहीं पे पेंशन के बारे में लिखा हुआ है। यहीं पे ये लिखा हुआ है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है, निर्वाचन आयुक्त, उनकी शक्ति बराबर है अन्य निर्वाचन आयुक्तों के। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो बात किसकी मानी जाएगी? बहुमत की। ये चीज भी इसी में दिया हुआ है, ठीक है, 1991 के अधिनियम में, ये याद रखना है। फिर आपको कुछ एप्लीकेशन याद रखने हैं। तो इलेक्शन कमीशन के हैं, ठीक है, निर्वाचन आयोग के, निर्वाचन आयोग के क्या है? एप्लीकेशन है। जैसे कि एक है आपका सी विजिल, एक है आपका
स्वीप। एक है आपका मतदाता, एक है मतदान, एक है समाधान, सुविधा, वोटर हेल्पलाइन ऐप। तो ये जो है आपका सी विजिल और स्वीप, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं कवर कर लिए हैं इलेक्शन कमीशन के। आपको कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।